दोस्तों, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और हम जिस विषय पे बात कर रहे थे, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी। हमने इसका एक जो पार्ट था वो पहले देख लिया था, परंतु कुछ तकनीकी समस्या के कारण वो बीच में ही रुक गया था। तो आज मैं उसको दोबारा से फिर से पढ़ा रहा हूँ। जो हमने 10-12 मिनट का देख लिया था उसको भी हम दोबारा से देखेंगे, और उसके बाद जो आगे का सारा होगा उसको भी हम आज एक वीडियो में देख लेंगे। ठीक है। तो ये जो विषय है हमारा, ये नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नेट में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। नेट के अलावा ये आपके कॉलेज कैडर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए भी इससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। तो हिंदी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावनाएं होती हैं। तो सबसे बड़ी बात इसकी है कि अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी जो 3 भाषाएं हैं हमारे सामने, सॉरी। तो इन 3 भाषाओं में विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनको ये पता नहीं चलता कि अपभ्रंश क्या है और पुरानी हिंदी क्या है। ठीक है। क्योंकि उनको नहीं बताया जाता कि अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप थे, और अपभ्रंश जो भाषा थी उसके ही हम कह सकते हैं कि विकसित रूप थे ये। ठीक है। क्योंकि ये अलग भाषा नहीं थे। ठीक है। ये अपभ्रंश का ही विकसित रूप था या परवर्ती रूप था। तो हमने उस जो एक वीडियो बनाया था, ठीक है, जहाँ पे मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा था, तो उसमें मैंने समझाने का प्रयास किया था आपको किस तरह से हम अपभ्रंश, अपभट और पुरानी हिंदी को समझ सकती हैं। तो मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि किस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। देखिए, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, ठीक है, ये अपभ्रंश के ही अन्य नाम है। ठीक है। या उनके परवर्ती रूप या विकसित रूप है। देखिए, मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की थी कि हम खड़ी बोली के उदाहरण से समझने की कोशिश की थी। हम लेते हैं खड़ी बोली। ठीक है। खड़ी बोली का हमें पता है कि वो भारतेंदु युग में जो वो विकसित हो रही थी। ठीक है। भारतेंदु द्विवेदी और छायावाद में वो विकसित होती है। ठीक है। और उसमें जो वो बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं होती हैं। ठीक है। तो हम जब उसको देखते हैं, ठीक है, उस समय जब भारतेंदु द्विवेदी और छायावाद युग था, उसमें जो खड़ी बोली में रचनाएं हो रही थी वो किस तरह की रचनाएं थी, और जो वर्तमान में रचनाएं हो रही हैं, समकालीन काव्य में जो रचनाएं हो रही हैं, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। देखिए, जब भारतेंदु द्विवेदी और छायावाद में जब खड़ी बोली लिखी जा रही थी तो उसमें संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग होता था। ठीक है। उसके बाद कुछ परिवर्तन हुए। ठीक है। परिवर्तन ये हुए कि जैसे समकालीन जो साहित्य है, समकालीन जो काव्य है, उसमें जो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, अरबी फारसी के शब्दों का इतना अधिक प्रयोग हो रहा है कि लोग जो वो इंग्लिश नई एक भाषा का नया विकसित रूप मान रहे हैं, खड़ी बोली का ही एक नया विकसित रूप क्या मान रहे हैं, इंग्लिश। इसी तरह से जैसे अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश थी, कुछ समय के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आ गए भाषा में। ठीक है। उसमें परिवर्तन आ गए। ठीक है। भाषिक परिवर्तन हो सकते हैं, ध्वन्यात्मक परिवर्तन हो सकते हैं वो, तो उसको क्या कहा दिया गया, अपभट कह दिया गया। ठीक है। और उसी तरह से कुछ समय बाद उसमें फिर परिवर्तन हुए और उसे पुरानी हिंदी के नाम से जाना गया। ठीक है। तो इस तरह के परिवर्तन होते हैं एक भाषा में। तो ये अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप थे। ठीक है। इसको हमें हिंदी या कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है, ये विद्वानों द्वारा अपने मतानुसार दिए गए नाम है इनको। ठीक है। चलिए, ये हमने यहाँ तक समझ लिया, और एक वीडियो में भी हमने समझा था, पिछले वीडियो अगर आपको वो भी देखना हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी समझाने का प्रयास किया है। अब हम इसका जो समय है, इन तीनों भाषाओं का समय है, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, समय जो इसका निर्धारित किया गया है विद्वानों द्वारा, वो अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और उसके बाद अवहट का समय 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है। पुरानी हिंदी का समय 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ये आपका समय है, मोटा मोटा समय हमें ये याद करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये सर्वमान्य मत भी हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम एक एक भाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। उनकी कौन सी विशेषताएं हैं, उनका जो नामकरण है किस तरह से होता है, उनको उसका प्रयोग कहाँ मिलता है हमें देखने को। सबसे पहले भाषा के अर्थ में किसने किया, तो इस तरह के हम प्रयोग देखते हैं, और इस तरह की जो विशेषताएं हैं वो देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपभ्रंश को, और अपभ्रंश हमने देख ली थी पहले जब हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे अलग से विषय लगा हुआ है हमारा। ठीक है। अलग सा टॉपिक लगा है, तो हमें यहाँ पे भी पढ़ना ये जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम अपभ्रंश का समय देखते हैं। तो अपभ्रंश का जो समय था वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य था। और नामकरण की बात करें, ठीक है, अपभ्रंश किससे बनता, अप और भ्रंश के योग से अपभ्रंश शब्द बनता है। और इसका जो सही अर्थ होता है, यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है विभ्रष्ट या बिगड़ा हुआ। ठीक है।
क्या होता है इसका अर्थ? विभ्रष्ट या बिगड़ा हुआ। आप इसको आगे समझेंगे, ठीक है, शाब्दिक अर्थ में और भाषा प्रयोग के अर्थ में आपको समझेंगे कि विभ्रष्ट क्या था और बिगड़ा हुआ क्या था, ठीक है। अभी हम इसके बाद अन्य नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती नहीं, ठीक है। मैंने बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरह के देखे हैं, और आविर भाषा तो बहुत सारी देखी गई है कि अपभ्रंश को आविर भाषा नाम किस विद्वान ने दिया या किसने कहा था। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बहुत बनते हैं, और आविर भाषा से तो बहुत सारे प्रश्न देखे हैं मैंने, ठीक है। तो अन्य नामों में हम आविर भाषा दंडी ने कहा था, देश भाषा भरतमुनि ने कहा, तृतीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ग्राम्य भाषा के नाम से जाना जाता है। ग्राम्य भाषा बाणभट्ट और हेमचंद्र जी ने कहा था। अपभ्रष्ट भाषा अवहत उद्योतन छुरी ने कहा था। अपशब्द, तो इस तरह के जो नाम थे वो दिए गए थे अपभ्रंश को, ठीक है। और ये हमें पता होने चाहिए क्योंकि इस तरह के नाम जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, और आगे हमारा प्रयोग है कि अपभ्रंश शब्द या भाषा के अर्थ में प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपभ्रंश जो शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद पतंजलि के महाभाष्य में, और उन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा था? अपशब्द, ठीक है। अपभ्रंश को उन्होंने अपशब्द कहा था, ठीक है। उसके बाद हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं तो उसमें ये परिभाषा या जो वाक्य है ये आता है अपभ्रंश के संबंध में। उन्होंने कहा है कि अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है, ठीक है। तो अपभ्रंश शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये है, ठीक है। ये प्रश्न बनते हैं इस तरह के, ठीक है। अब इसके बाद हम दो भाषा विज्ञानियों को देखते हैं, भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी के अनुसार। तो इन्होंने कहा है कि चंडकृत एक कवि थे या एक लेखक थे, ठीक है, एक विद्वान थे। उनके अनुसार चंडकृत, प्राकृत, लक्ष्मण, ठीक है, उनके ग्रंथ है में अपभ्रंश प्रयोग जो पहले मिलता है, ठीक है। अपभ्रंश का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी के अनुसार है। अब इसके बाद भाषा के अर्थ में प्रयोग की बात करते हैं हम कि भाषा के अर्थ में प्रयोग हमें अपभ्रंश का कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ये मैंने वाक्य लिखा है। अगर आपको लिखने की ज़रूरत हो तो आप जो महत्वपूर्ण लगे कि ये जो बिंदु है ये बहुत महत्वपूर्ण है तो आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने वही बिंदु यहाँ पर लिए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भाषा के अर्थ में प्रयोग कैसे होता है, हमें कहाँ मिलता है, इसका भी हम देख लेते हैं। भर्तृहरि द्वारा रचित ग्रंथ वाक्यपद्यम, ठीक है। वाक्यपद्यम जो ग्रंथ है भर्तृहरि का, ये वर्तमान में अनुपलब्ध है, ठीक है। कहा गया है कि ब्याड़ी ने, ठीक है, उस ग्रंथ में क्या कहा गया कि ब्याड़ी ने, एक ब्याड़ी विद्वान थे, ठीक है, संस्कृत के विद्वान थे। ब्याड़ी ने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा के शब्दों को, जो संस्कृत भाषा थी उसके शब्द तोड़ मरोड़ कर उनका तद्भव रूप बनाकर और अशुद्ध, ठीक है, और व्याकरणच्युत शब्दों के लिए अपभ्रंश भाषा का नाम दिया, ठीक है। ऐसी कौन सी भाषा जो संस्कृत से निकली है, ठीक है। भाषा विकसित हुई है संस्कृत से, परंतु उसमें शब्दों को तोड़ मरोड़ गया है, ठीक है, तोड़ा मरोड़ा गया है, उसके तद्भव शब्द बनाए गए हैं, ठीक है, अशुद्ध शब्द हैं, ठीक है, व्याकरण के नियमों का जो पालन नहीं करती है, ऐसी जो भाषा थी उसके लिए ब्याड़ी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश नाम का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं विद्वानों के अनुसार समय, ठीक है। तो विद्वानों ने जो समय माना है इसका, उनमें से हम एक दो विद्वानों को देख लेते हैं। जो इसका सही समय है वो आपको ऊपर बताया गया है, परंतु जो विद्वानों द्वारा अपभ्रंश का समय बताया गया है, जैसे ये भाषा विज्ञानी थे हमारे सुनीति कुमार चटर्जी और हरदेव बहारे, ठीक है। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने 6वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक अपभ्रंश का समय माना था, और हरदेव बहारी जी ने 7वीं से 11वीं सदी तक इसका समय माना था, ठीक है। अब हम अपभ्रंश के भेद देख लेते हैं कि अपभ्रंश के कौन से भेद हैं और इसके कौन से जो सर्वमान्य भेद हैं, ठीक है। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं अपभ्रंश के भेद या रूप, ठीक है। तो अपभ्रंश के भेद सर्वप्रथम हम मार्कंडे के अनुसार देखते हैं। तो मार्कंडे ने नागर अपभ्रंश, उपनागर अपभ्रंश या ब्राचड़ अपभ्रंश 3 भेद किए थे अपभ्रंश के, ठीक है। नागर जो था, नागर अपभ्रंश वो गुजरात के आसपास बोली जाती थी, ठीक है। और उपनागर यानी कि राजस्थानी, ठीक है, ब्राचड़ सिंध,
ठीक है, सिंध का जो क्षेत्र था वहाँ पे बोली जाती थी। उसके बाद नमिसाधु ने उपनागर, आभीर और ग्राम्य भाषा, ये अपभ्रंश के 3 भेद नमिसाधु ने करे थे। ठीक है, उपनागर, ग्रामीण, आभीर और ग्रामीण। ठीक है, उसके बाद धीरेन्द्र वर्मा, हम अब आधुनिक भाषा विज्ञानियों को देखते हैं। धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था शोरसेनी, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्रियन। ठीक है, ये धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार भेद थे। और उसके बाद नामवर सिंह, देखिए नामवर सिंह जी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। 1952 में उसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो अपभ्रंश के संबंध में हमें वहाँ से बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है। और वो पुस्तक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी नेट जेआरएफ या हिंदी से संबंधित जितने बड़े एग्जाम होते हैं उनकी तैयारियां कर रहा हो तो वो उनके लिए मील का पत्थर कह सकते हैं हम। ठीक है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। तो नामवर सिंह जी ने पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश से 2 नाम दिए थे या अपभ्रंश के 2 भेद स्वीकार्य थे। ठीक है, अब हम सर्वमान्य भेद की बात करें, और ये हमने देख लिया था जब हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास देख रहे थे, तो हमने वहाँ पे देख लिया था। ठीक है, परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कि सर्वमान्य भेद या रूप कौन से हैं अपभ्रंश के। तो सर्वमान्य भेद या रूप जो हैं वो अपभ्रंश के 7 रूप थे। सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, खस, पैसाची, महाराष्ट्रीय और ब्राह्मण। ठीक है, तो ये सर्वमान्य 7 भेद थे। अब उसके बाद हम अपभ्रंश की विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, अपभ्रंश की विशेषताओं की बात करें तो उकार बहुला बोली है, यानी कि उ और ऊ से शब्दांत होता है अपभ्रंश जो भाषा है उसके शब्दों का। ठीक है, उसके बाद 2 वचन थे, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, देखिए 2 वचन जो थे वो हिंदी में भी प्रचलित हैं। उससे पहले हम प्राकृत, पाली, संस्कृत में देखते हैं। ठीक है, तो हमें 3 वचन देखने को मिलती हैं, 3 ही लिंग देखने को मिलते हैं, परंतु अपभ्रंश में जो ये परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, उसमें 2 ही लिंग बचे और 2 ही वचन। और उसके बाद व्योगात्मकता, ठीक है, व्योगात्मकता यानी कि व्योगात्मक भाषा है अपभ्रंश। ठीक है, इसके मुकाबले हम संस्कृत को देखते हैं, पाली को देखते हैं, और पाली और प्राकृत जो व्योगात्मकता की ओर अग्रसर हो रही थी। ठीक है, और अपभ्रंश जो है वो पूरी तरह से व्योगात्मक भाषा बन जाती है। ठीक है, हिंदी जो हमारी व्योगात्मक भाषा है। देखिए इसका मतलब है कि परसर्ग, यानी कि संस्कृत भाषा ऐसी थी कि उसे परसर्ग और विभक्ति चिन्हों के अगर नहीं लगाते हैं हम उनके साथ उसे तो भी वो अपना सही अर्थ प्रकट कर जाती थी। परंतु जब हम अपभ्रंश और हिंदी की बात करें तो उसमें विभक्ति चिन्ह और परसर्ग अगर नहीं लगते हैं तो जो भाषा है, वाक्य है, वो अशुद्ध माना जाएगा, यानी कि परसर्ग और विभक्ति के बिना वो अधूरा लगेगा। ठीक है, तो व्योगात्मकता वो होती है। उसके बाद ध्वनियाँ देखते हैं हम। ठीक है, ध्वनियाँ कुल 40 ध्वनियाँ थी अपभ्रंश में, और इसमें भी 10 स्वर और 30 व्यंजन थे। ठीक है, ये अपभ्रंश की कुछ सामान्य सी विशेषताएं थी। अब हम आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं हम अवहट को। ठीक है, मैंने आपको सामान्य सी जानकारी और एक बेसिक सी समझ जिसको कह सकते हैं वो मैंने अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी के संबंध में आपको बता दी थी। इनके भेद आपको एक बता दिया था कि किस तरह से होता है। अब हम एक एक को आगे तक पूरी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अवहट, और अवहट की बात करें तो अवहट का जो समय है वो 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य है। ठीक है, और प्रयोग की बात करते हैं हम कि इसका प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है सर्वप्रथम। तो प्रयोग की बात करें तो सर्वप्रथम प्रयोग जो वो ज्योतिषवर ठाकुर के ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में मिलता है। ठीक है, ये आदिकालीन जो वो ग्रंथ है, आदिकालीन के हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था उसका ये ग्रंथ है और मैथिली में रचित है। ठीक है, उसके बाद अब्दुल रहमान के संदेश रासक में मिलता है। ठीक है, अब्दुल रहमान का संदेश रासक जो ग्रंथ है उसमें भी हमें अवहट का प्रयोग देखने को मिलता है। और उसके बाद विद्यापति की कीर्तिलता में। ठीक है, और इस कीर्तिलता को विद्यापति जी ने कहानी कहा था। ठीक है, क्या कहा था? कहानी। ठीक है, और ये अवहट के संबंध में उनका एक छंद आता है कि देश बयाना सब जन मिठा ते टेंशन जपो अवहटा। ठीक है, अवहट का प्रयोग यहाँ पे आ गया विद्यापति के द्वारा। तो ये अवहट का प्रयोग देखने को मिलता है। और अपभ्रंश का जो परवर्ती रूप था, ठीक है, उसमें कुछ भाषा संबंधी, ध्वन्यात्मकता, ठीक है, व्याकरणिक संबंधी जो परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है, अपभ्रंश के मुकाबले में थोड़ी सी अलग अलग रही थी। जैसे अब आज की डेट की बात करें, वर्तमान में जो हिंदी लगती है उसको कई विद्वान जो वो हिंग्लिश कह रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से उन्होंने अपभ्रंश कह दिया, अवहट कह दिया अपभ्रंश को। ठीक है,
तो ये विद्यापति के संबंध में भी हो गया। और उसके बाद अपभ्रंश और अवहट में कोई तात्विक भेद नहीं है, यानी कि कोई वैषम्य नहीं है, असमानता नहीं है, ये एक ही भाषा का नाम है। ये किस विद्वान ने कहा? ये भोलानाथ तिवारी ने कहा था। ठीक है, भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा था कि अपभ्रंश और अवहट में कोई तात्विक भेद नहीं है। ठीक है, ये एक ही भाषा का नाम है। ये भोलानाथ तिवारी जी का मत था। ठीक है, अब हम पुरानी हिंदी की ओर चलते हैं और पुरानी हिंदी के संबंध में देखते हैं। पुरानी हिंदी का जो समय था वो 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी के मध्य था। ठीक है, आदिकालीन जो साहित्य है, आदिकाल का जो जितना साहित्य हमारा हिंदी साहित्य का, वो पुरानी हिंदी के अंतर्गत ही समाविष्ट किया जाता है। ठीक है, वो उसका समावेश उसमें पुरानी हिंदी में किया जाता है। ठीक है, और पुरानी हिंदी नाम सबसे पहले किसने दिया? ठीक है, सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया था, यानी अवहट को। अब तक जो हुआ वो प्रचलित क्या नाम था? अवहट ही प्रचलित था, क्योंकि हमें विद्यापति के कीर्तिलता में मिल जाता है। ठीक है, और वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में मिल जाता है, संदेश रासक में मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हुए, ठीक है, आधुनिक समय के जो वो भाषा विज्ञानी थे, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है, और महापंडित थे, उनको संस्कृत का इतना ज़्यादा ज्ञान था। ठीक है, तो उन्होंने ही सर्वप्रथम अवहट को पुरानी हिंदी नाम दिया था, और उनका ही अनुसरण करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी और हराहुल शंकराचार्य ने भी अवहट को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, या जो 1000 ईस्वी से 1300 के मध्य जो रचनाएं लिखी जा रही थी उनको पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। ठीक है, तो ये हमारे सामने पुरानी हिंदी का हो गया, और इसके संबंध में हमने देख लिया था कि इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो ये हमने देख लिया था। और आदिकालीन नाथ सिद्ध और रस साहित्य जो वो पुरानी हिंदी में रचित है। ठीक है, क्योंकि 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी के मध्य तो इन ग्रंथों की रचनाएं होती हैं। ये काव्य धाराएं चली थी नाथ सिद्ध और रासो, तो इनका जो समय है वो 1000 से 1300 ईस्वी के मध्य है, और ये पुरानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हमने पुरानी हिंदी को भी देख लिया। अब हम देखते हैं इनमें अंतः संबंध, यानी कि इनमें कुछ साम्यताएं, यानी कि साम्य और समानता, जिसको हम कह सकते हैं कि इनमें समानता क्या है। ठीक है, असमानताएं तो बहुत कम है अपभ्रंश अवहट और पुरानी हिंदी में, क्योंकि एक ही भाषा के ये अन्य नाम है। ठीक है, विकसित तो हो गई समय के अनुसार, जब उनमें विकास हुआ, ठीक है, भाषिक परिवर्तन हुए, व्याकरणिक परिवर्तन हुए, ध्वन्यात्मक परिवर्तन जब होते हैं तो उनमें कुछ बदलाव जरूर आए, परंतु उनमें जो था वो बहुत सारी समानताएं भी थी। ठीक है, अंतः संबंध जिसको हम कहेंगे, तो उनको हम देख लेते हैं। अपभ्रंश अवहट और पुरानी हिंदी, मैंने आपके 3 कॉलम बना दिए हैं, और उनमें जो समानताएं हैं उसको भी हम देखेंगे, और कुछ असमानताएं हैं उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। अपभ्रंश में सबसे पहले ध्वनियों की बात करते हैं हम। ठीक है, ध्वन्यात्मक विशेषताओं से देखते हैं। तो ध्वनियों की बात करें तो 40 ध्वनियाँ जो हैं वो कुल 40 ध्वनियाँ अपभ्रंश में थी, और उसके बाद ऐसी ही 40 ध्वनियाँ अवहट में भी हमें देखने को मिलती है, और पुरानी हिंदी में भी 40 ही ध्वनियाँ हमें देखने को मिलती है। एक सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये थी। ठीक है, उसके बाद अपभ्रंश में ण जो वर्ण है, ठीक है, उसका प्रयोग अपभ्रंश में होता था। ठीक है, अवहट में उसका प्रयोग होता था। ठीक है, परंतु जब पुरानी हिंदी में हम आते हैं तो पुरानी हिंदी में ण वर्ण के साथ न का भी प्रयोग होने लगा था। ठीक है, ण वर्ण के साथ न वर्ण का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है, वो है पुरानी हिंदी में, जो भी कि बरकरार है वर्तमान हिंदी में। ठीक है, वर्तमान हिंदी में ण के साथ न का प्रयोग भी होता है। ठीक है, होता कि नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, और आगे हमारा ऐ और औ। ठीक है, ऐ और औ अपभ्रंश के ये 2 स्वर थे, और ये अवहट और पुरानी हिंदी में भी हमें देखने को मिल जाते हैं, और वर्तमान हिंदी में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऐ और औ जो थे ये हमें पाली, प्राकृत, संस्कृत, और जो संस्कृत के 2 भेद थे वैदिक और लौकिक, उसमें हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसका विकास जो है वो पाली और प्राकृत में होने लगा था। ठीक है, धीरे धीरे होने लगा था, परंतु अपभ्रंश में आकर ऐ और औ जो वो स्वतंत्र स्वर के रूप में स्वीकृत किए जा चुके थे। ठीक है, तो अब हम वचन की बात करते हैं। 2 वचन थे, एक वचन और बहुवचन। ये अवहट और पुरानी हिंदी में भी ऐसे ही थे, और इसके मुकाबले हम पीछे देखें तो संस्कृत, पाली, प्राकृत में जो वो हमें 3 वचन देखने को मिलते हैं। वैसे ही 3 लिंग हमें संस्कृत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पाली में मिलते हैं, प्राकृत में कुछ भेद होने लगे, यानी कि बदलाव होने लगे। कई विद्वान जो वो 2 लिंगों का प्रयोग करने लगे, कई 3। ठीक है, तो ये अपभ्रंश की विशेषता थी कि 2 ही लिंग थे, 2 ही वचन थे, और ये अवहट और पुरानी हिंदी की भी विशेषता थी, उसमें भी ऐसा ही था। और वर्तमान हिंदी की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही है।
ठीक है। उसके बाद तदभव देश विदेश जो शब्द थे अपभ्रंश के, वैसे ही अवहट और पुरानी हिंदी में भी संस्कृत किए जाने लगे। ठीक है, यानी कि वही रूप जो थे अपभ्रंश के देश तद्भव और विदेश शब्दों के, वो अवहट और पुरानी हिंदी में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो अपभ्रंश के थे वही अवहट और पुरानी हिंदी में भी आ गए। ठीक है, तो ये हमने अंतः संबंध देख लिया इनका, और मुझे लगता है कि आपने ये समझ भी लिया होगा। अब हम इसके जो कुछ विशेष तथ्य हैं, कुछ विद्वानों द्वारा इनको दिए गए नाम, इन भाषाओं को, इनके संबंध में कुछ कहा गया जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो इनको लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, तो विशेष तथ्य में हम देखेंगे अपभ्रंश और ग्राम्य भाषा। अपभ्रंश को किसने कहा? ठीक है, अपभ्रंश को ग्राम्य भाषा किसने कहा था? तो ये कहा था वर्णभट्ट और हेमचंद्र जी ने। ठीक है, अपभ्रंश को अवहत किसने कहा था? ये उद्योतन सूरी ने कहा था, उनका ग्रंथ था कुबलई माला। ठीक है, उसमें उन्होंने ये कहा था। उसके बाद अपभ्रंश ने व्याकरण के कठोर नियमों को नकार दिया था। ठीक है, इसीलिए उसे अपभ्रंश और विभ्रष्ट भाषा कहा गया। ठीक है, अपभ्रंश का मतलब ही होता है बिगड़ा हुआ, अशुद्ध। ठीक है, तो अपभ्रंश ने व्याकरण के जो नियम थे उनको नकार दिया था। ठीक है, तो इसलिए उसको अपभ्रंश और विभ्रष्ट कहा गया। अवहट को उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अवहट को उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा, और सही भी कहा। देखिए, अपभ्रंश भाषा तो वो अपभ्रंश ही थी। ठीक है, परंतु उसका जो परवर्ती रूप था, ठीक है, उसको अवहट कह दिया गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवहट कह दिया। ठीक है, अवहट को ही उत्तरकालीन अपभ्रंश कह दिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, और आगे था हमारा अवहट को परवर्ती संक्रांतिकालीन अपभ्रंश कहा। ठीक है, 5वां जो हमारा पॉइंट था वो था अवहट को परवर्ती संक्रांतिकालीन अपभ्रंश कहा। ये कहा था डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी ने। ठीक है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने कहा था ये। और उसके बाद अवहट को उदयमान हिंदी कहा। अपभ्रंश को उदयमान हिंदी कहा था वासुदेव शरण अग्रवाल ने। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं कि अब अवहट को संक्रांतिकालीन भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अवहट जो थी उसने अपभ्रंश और जो पुरानी हिंदी है या आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, ठीक है, उनकी बीच की कड़ी अवहट को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम प्रतीक, लोकोक्ति और मुहावरे जो अपभ्रंश में पाए जाते हैं वो अवहट और पुरानी हिंदी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता थी। और उसके बाद हम देखते हैं आगे, नाथों की भाषा पुरानी पश्चिमी हिंदी है जिसका विकास नागर अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है इसका विकास? नागर अपभ्रंश से। और नागर अपभ्रंश हमने पहले देखा कि कहाँ पे व्यवहृत होती थी? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पे नागर अपभ्रंश व्यवहृत होती थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 10वां पॉइंट, और 10वां पॉइंट था सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या कहा। कौन से विद्वानों ने कहा? मुनि दत्त और अद्वै वज्र जी ने कहा था। ठीक है, ये दो विद्वानों ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या कहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब संध्या होती है, ठीक है, तो उस समय ना सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, और ना ही उतना अंधेरा होता है। ठीक है, वो एक बीच की स्थिति होती है। ठीक है, ना ही हमें प्रकाश दिखाई देता है और ना ही हमें अंधेरा दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा भी इसी तरह की है, ना तो वो इतनी ज़्यादा समझ आती थी और ना ही इतनी ज़्यादा वो बेसमझ भी थी। ठीक है, वो बीच की स्थिति थी यानी कि। ठीक है, तो इसलिए उनको संध्या भाषा के नाम से पुकारा गया। उसके बाद हम 11वां पॉइंट देखते हैं। 11वां था कि अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी है। ये प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, कि अपभ्रंश जो है वो मध्यकालीन और आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कौन है? प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कौन सी भाषा है? तो ये अपभ्रंश। ठीक है, उसके बाद अवहट, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश जो है वो अवहट जो है वो पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी थी। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कौन सी भाषा थी? तो अवहट थी। ठीक है, अगर आपको जानकारी सही में अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और इस तरह के जो टॉपिक हैं आगे वो भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और आपके लिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मटेरियल होगा उसको मैं यहाँ पे प्रेषित करूँगा आपके सामने, और एक समझाने का प्रयास भी करूँगा। हम बहुत सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये विषय था यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी।
ठीक है। अगर आपको ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली हैं, ठीक है, हमने बहुत कुछ नया सीखा है या हमें समझने में बहुत हेल्प हुई है, ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अपने मित्रों के साथ शेयर करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बहुत धन्यवाद।